हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, हमारे चैनल पर वन शॉट सीरीज स्टार्ट की गई है जो नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 12th बायोलॉजी की आपकी पूरी प्रिपरेशन करा देगी, वो भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर जो भी चैप्टर्स यहाँ पे अपलोड होते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन जरूर आ जाए और आप किसी भी चैप्टर को मिस ना करो। इससे पहले ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उन्हें जरूर देखिए। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो नहीं करते हैं सो प्लीज डू फॉलो, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पर भी आपके लिए काफी सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आते हैं जो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। एज वेल एज टेलीग्राम पे आपको एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहली चीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि एक पर्सन पूरी तरह से फिट है, यानी कि फिजिकली भी। हम किसी की अगर फिटनेस की बात करते हैं, हम अगर किसी की फिटनेस की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली फिट है तो हम उसे एक हेल्दी पर्सन बोल देंगे। फिजिकली फिट होना हेल्दी होना नहीं होता है, उसके लिए हमें इमोशनली भी फिट होना चाहिए, बिहेवियर वाइज भी, एज वेल एज सोशली भी हमें यहाँ पर फिट होना चाहिए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, किस तरह से स्ट्रैटेजीज को अपनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, पॉपुलेशन कैसे कैसे बढ़ती चली गई, उसके बाद बर्थ कंट्रोल कैसे किया गया, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसमें कैसे उसको रोका गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और लास्ट में इनफर्टिलिटी। ये सभी टॉपिक्स होने वाले हैं जिसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो और एक वीडियो के अंदर नीट और बोर्ड्स दोनों के लिए आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। सो यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर आपने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जरूर देखिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सबसे इजीएस्ट वे में एक ही वीडियो के अंदर पढ़ाकर आपको मैंने खत्म किया है। तो आपने उसमें पढ़ा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब वी विल डिस्कस क्लोजली रिलेटेड टॉपिक, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही टॉपिक है ये, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनका हेल्दी होना और नॉर्मली फंक्शन करना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। ठीक है, however it has a broader perspective and includes the emotional social aspect of reproduction also. WHO के अकॉर्डिंग एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन का मतलब होता है टोटल वेलबींग, सभी एस्पेक्ट्स में। टोटल वेलबींग मतलब पूरी तरह से वो पर्सन फिट है। पूरी तरह से फिट का मतलब इमोशनली, फिजिकली, सोशली, इन तीनों तरह से वो पर्सन फिट है, तभी उसको हम हेल्दी कहेंगे, राइट? Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspect might be called reproductively healthy। यानी कि ऐसी सोसाइटी जहां पर लोग फिजिकली, फंक्शनली हेल्दी हैं, रिप्रोडक्टिव उनके नॉर्मली काम कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इमोशनली और बिहेवियरली भी वो बहुत ज्यादा काम और कंपोज्ड है, ऐसी सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कह सकते हैं। क्लियर है ये वाली चीज?
चलो आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट ने अपनाई हैं फॉर ओवरकमिंग दिस। बच्चों बिल्कुल ही थियोरेटिकल पार्ट है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसको हम जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। जहां से क्वेश्चन आते हैं वो पार्ट मैं आपको बता दूंगी। तो स्टार्टिंग के जो ये पेजेस हैं, स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इंडिया was among the first countries in the world to initiate action plan। इंडिया पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज में आती है जिन्होंने एक्शन लिया इस चीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, है ना। और कुछ प्रोग्राम्स भी चलाए नेशनल लेवल पे ताकि टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन किया जा सके एज अ सोशल गोल। दीज प्रोग्राम्स ऐसी कई तरीके की स्ट्रेटजीज लेकर आए, जिसमें सबसे पहला था फैमिली प्लानिंग, जिसको 1951 में इनिशिएट कर दिया गया था। और इसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को नॉलेज हुई रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कैसे फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है, जो बेबीज हैं उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये सारी चीजों की नॉलेज फैमिली प्लानिंग में दी जाती थी। उसके बाद इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care RCH program। इसका मतलब क्या है, फैमिली प्लानिंग तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद थोड़ा और उसको इम्प्रूव किया गया और एक नया प्रोग्राम यहाँ पर लेकर आए। गवर्नमेंट जो है वो नया प्रोग्राम लेकर के आई, जिसके अंदर जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एरियाज थे उसके ऊपर जब काम हो रहा था, तो उसे हमने कह दिया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these program, which means अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के बीच में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में। और अगर किसी के पास अवेयरनेस आ गई, उसे पता चल गया कि हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना है, तो उसके लिए उसको फैसिलिटी भी तो प्रोवाइड करनी होगी, हाइजीनिक तरीके से रहने के लिए इन सब चीजों की फैसिलिटी भी तो प्रोवाइड करनी होगी, राइट। और सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, अगर एक सोसाइटी हमें ऐसी बनानी है जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ उसका मतलब क्या होता है, तो आप समझ सकते हो कि उन सभी एस्पेक्ट्स में बेस्ट होनी चाहिए वो सोसाइटी, राइट। तो अगर इसको अटेन करना है तो उसके लिए हमें काफी सारे टास्क करने होंगे, ठीक है, और उन टास्क को हम इन प्रोग्राम के जरिए ही करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, विद द हेल्प, मतलब कैसे कैसे किया था जिसकी वजह से आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इतना ज्यादा मायने दिया जाता है। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, यानी कि टीवी रेडियो के जरिए और न्यूज़पेपर के जरिए गवर्नमेंट ने और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से वो अवेयरनेस क्रिएट कर पाए लोगों के बीच में अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कि ये चीजें करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजों को लेकर रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर के जरिए लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाई जा रही थी। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर, फ्रेंड आल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिससेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, यानी कि पेरेंट्स से भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है, टीचर भी आपको ये चीज सिखा सकते हैं, जैसे कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है किसी को चीजों के बारे में बताना। क्योंकि पहले क्या होता था ना, बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पता था। हम सभी जानते हैं कि एडोलसेंस की एज में आने के बाद सभी की बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। अब जिसे पहले से उन चेंजेस के बारे में पता है वो वेल एंड ओके है, लेकिन जिसको नहीं पता है कई बार वो लोग घबरा जाते हैं। इसलिए इस घबराहट को दूर करने के लिए, उनको इस चीज से फेमिलियर बनाने के लिए सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में एनकरेज की जा रही थी उस वक्त, ठीक है। अब ऐसा हो चुका है कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को एनकरेज करके इंट्रोड्यूस कर दिया है बच्चों के बीच में, लेकिन उस वक्त इट वाज अ चैलेंज। नाउ क्यों किया गया, ताकि राइट इंफॉर्मेशन जो बच्चे हैं उन तक पहुंचे, सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। बच्चों के बीच में कोई भी भ्रम ना रहे, बच्चों को किसी चीज की नॉलेज हो तो पूरी नॉलेज हो, आधी नॉलेज ना हो, इसलिए इस पूरे प्रोग्राम को चलाया जा रहा था। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practice, sexually transmitted disease जैसे कि एड्स वुड हेल्प पीपल। अब ये सारी चीजें जैसे कि
प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई। एडोलसेंस के बारे में, ठीक है, कि जब एडोलसेंस की एज आती है, 14-15 की एज आती है, तो आपकी बॉडी में क्या-क्या चेंज होंगे, है ना? उसके बाद सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, किस तरह से जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, इंटरकोर्स है, उसको कैसे सेफ और हाइजीनिक तरीके से किया जा सकता है। सेफ कैसे? कि कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, राइट? तो इसकी वजह से इट वुड हेल्प पीपल, स्पेशली दोज इन एडोलसेंट एज ग्रुप, टू लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। Educating people, especially fertile couples and those in marriageable age, which means जिनकी शादी की उम्र है उन्हें, और वो कपल जो फर्टाइल कपल हैं, जो बेबी को बर्थ दे सकते हैं, उनको एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, यानी कि पहले अगर वो बेबी नहीं चाहते हैं तो बर्थ को कंट्रोल करने की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की नॉलेज होनी चाहिए। फिर अगर वो प्रेगनेंसी चाहते हैं और मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, तो उस प्रेग्नेंट मदर की कैसे वहां पर देखभाल की जा सके उसके बारे में सिखाना, उसकी एजुकेशन देना, राइट? पहले क्या होता था, जो फीमेल्स हैं उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है, और वो वीकनेस की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। लोगों को नहीं पता होता था कि उस वक्त, जब आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द पार्चुरेशन, क्या किस तरीके से फीमेल का ध्यान रखना है। तो ये इस चीज को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चीजों में आगे आ रही थी, बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही थी, जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, वो भी यहाँ पर परेशान ना हो, या उनकी हेल्थ के साथ वो रिस्क ना लिया जाए। पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर, यानी कि आफ्टर द डिलीवरी मदर की केयर करना, और चाइल्ड की केयर कैसे की जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, क्यों इंपॉर्टेंस होता है? क्योंकि जो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी आईजीए एंटीबॉडी होती है, जो कि बच्चे को काफी सारे इन्फेक्शन से, डिजीज से बचाती है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड, पहले क्या होता था, भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, बच्चों को क्या ये देखा जाता था कि मेल है या फीमेल है, अगर वो लड़की होती थी तो उसे मार दिया जाता था। तो इसीलिए हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये चीज घर घर जाके समझाना जरूरी था। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल उनको राइट्स मिलने चाहिए, ये चीज सिखानी जरूरी थी। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशल कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि लोगों को ये बताना जरूरी था कि अगर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बताना जरूरी था, सेक्स से रिलेटेड क्राइम के बारे में बताना जरूरी था। दे नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम, एंड देयर बाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। क्लियर? सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान। अब कौन से एक्शन प्लान है? एक तो आपने देखा फैमिली प्लानिंग वाला हो गया, एक अवेयरनेस वाला हो गया, जिसके अंदर हम मदर की केयर, चाइल्ड की केयर के रिलेटेड हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, ठीक है, और सेक्स एजुकेशन वाला एक्शन प्लान हो गया। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रही थी, और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो भी रहे थे, ठीक है। तो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन के बाद it was being used to attain a reproductive health which require strong infrastructural facility। सिर्फ लोगों को बताना ही जरूरी नहीं था, बताने के बाद उन चीजों पर अमल करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है या किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए, तो उसके लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट लोग होने चाहिए। मटेरियल सपोर्ट, कोई मटेरियलिस्टिक सपोर्ट चाहिए, वो चीजें भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको मैंने राय दे दी कि आपको अगर कोई डिजीज है तो आप इसको चेक करवाओ, लेकिन अगर जैसा मैंने आपको कहा है ऐसे कई लोग दूसरों को कह रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा? लोग बढ़ेंगे। जब लोग बढ़ेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? जब लोग बढ़ेंगे तो उसकी वजह से ज्यादा फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं कि चीजों को, किसी भी प्लान को एक्शन में लाने के लिए बहुत सारे चेक पॉइंट्स लगते हैं। These are essential to provide medical assistance and care to people
इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी के लिए, अगर किसी को डिजीज है तो उसके लिए, अबॉर्शन के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के लिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए। करेक्ट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, एमनियोसेंटेसिस, व्हाट इज दिस, इस पर बैन लगाया गया है। एमनियोसेंटेसिस का मतलब पहले कुछ और होता था। पहले ये पता लगाया जाता था कि क्या उस पर्टिकुलर फीटस को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। इन सब चीजों का पता लगाने के लिए क्या किया जाता था, यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड को फीटस से लिया जाता था, ठीक है, ताकि उसके सेल्स को एनालाइज किया जा सके, है ना, उसके अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनको एनालाइज किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, हीमोफीलिया तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है ना, जो कि जरूरी है कि फीटस सरवाइव करेगा या नहीं करेगा इसको जानने में। लेकिन लोगों ने, हम ह्यूमंस क्या करते हैं, कोई चीज हमें मिलती है तो एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको बहुत गलत तरह से यूज किया। यूज इसका बहुत अच्छा था। जेनेटिक कोई डिसऑर्डर किसी बच्चे को होता है तो उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए ये पता करना कि जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, इसके लिए इसका यूज किया जाता था। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका यूज किया सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स डिटर्मिनेशन में कि वो मेल है या फीमेल है। अगर वो फीमेल चाइल्ड होता तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उसको मारना, अबॉर्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगाया है। ठीक है, क्लियर है। Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods or to improve upon the existing one। यानी कि जो गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज हैं या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, ठीक है, वो सपोर्ट करती हैं जितनी भी रिसर्च चल रही है, किसके रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च चल रही है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है, ताकि नए मेथड्स निकल के आए रिप्रोडक्शन हेल्थ को अटेन करने के लिए। और अगर कोई न्यू मेथड नहीं मिलता है तो जो प्रीवियसली पहले से प्रेजेंट मेथड है उनको और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर है। आपने सहेली का नाम सुना है? डू यू नो दैट सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है फीमेल्स के लिए, जिसको डेवलप किया गया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीडीआरआई, लखनऊ के साइंटिस्ट के द्वारा। क्लियर है ये चीज? ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सहेली जो कि एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, यानी कि बर्थ कंट्रोल मेथड है, उसको फीमेल्स के लिए बनाया गया था साइंटिस्ट्स के द्वारा, और वो साइंटिस्ट थे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से। Clear? Better awareness about sex related matters, increased number of medically assisted deliveries, and better postnatal care, leading to decreased maternal and infant mortality rate। इसका मतलब क्या हुआ, जब लोगों को अवेयरनेस हो गई, वो अवेयर हो गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पहले घरों में डिलीवरीज करा ली जाती थी, फीमेल मर जाती थी, कभी कभी बेबी मर जाता था, कभी कभी दोनों हेल्दी रहते थे। तो इसकी वजह से जब लोगों को पता चला कि हाँ, हमें हॉस्पिटल्स में डिलीवरी करानी चाहिए, हेल्दी रहता है, ठीक है, एसेप्टिक माहौल होता है और कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से लोगों ने हॉस्पिटल मेडिकली, यानी कि उस एक मेडिकल हेल्प होनी चाहिए आपके पास, तो उनकी प्रेजेंस में डिलीवरी करानी शुरू की। ठीक है, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज होनी शुरू हो गई। बेटर, यानी कि जब बेबी जन्म ले लेता है उसके बाद उस बेबी की और उसकी मदर की, दोनों की बेटर केयर लोगों ने करनी स्टार्ट की, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, जिसकी वजह से जो मैटरनल और जो इन्फेंट, जो बेबी का मरने की जो रेट थी, अगर पहले 10 में से 4 मर रहे थे, तो अब उसमें थोड़ी गिरावट आ गई थी। अब 10 में से हो सकता है 1 या 2 ही जो है उनकी डेथ हो रही हो। ठीक है। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, कहा था ना हमने, हम दो हमारे दो करके एक स्कीम आई है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि छोटी फैमिलीज ज्यादा बढ़ने लगी, है ना, ऐसा होने लगा कि एक परिवार में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी, अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहे थे और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को क्योर कर पा रहे थे। एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एटसेट्रा, ऑल इंडिकेटेड इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है? समझ में आया? अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं
पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस तरीके से यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं तो कैसे पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बर्थ कंट्रोल के क्या क्या मेथड्स हैं, कि अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसके क्या क्या यहाँ पर तरीके हैं, क्या क्या यहाँ पर मेथड्स हैं। इन द लास्ट सेंचुरी एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। लोगों की लाइफ जो है वो बेटर होने लगी, हेल्दी होने लगी। However, increased health facilities along with better living condition had an explosive impact on the growth of population, which means कि अब लोग कम मर रहे थे। जब लोग कम मर रहे हैं तो ऑब्वियसली कि आप अगर यहाँ पर देखो, पहले क्या हो रहा था, लोग बहुत तेजी से मर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं थी। लेकिन अब थोड़ा सा स्लो हो गई ये चीजें, अब थोड़ी सी स्लो हो गई तो पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, राइट। द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो 2 बिलियन हुआ करती थी 1900 में, वो एकदम से स्पाइक करी और वो हो गई 6 बिलियन बाय 2000। और विद इन जस्ट 11 ईयर्स उसमें 1.2 बिलियन की बढ़ोतरी हुई। अगर इंडिया की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही ट्रेंड देखा गया कि वहां पर अप्रोक्स अप्रोक्स 350 मिलियन जो है इंडिपेंडेंस के टाइम पे आप पॉपुलेशन देख सकते हो, रीच्ड क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000। पहले 350 मिलियन था और फिर 1 बिलियन तक ये पहुंच गया। आप समझ सकते हो कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी 1900 में, और यहाँ पर 6 बिलियन, जिस 6 बिलियन में से ऑलमोस्ट 1 बिलियन तो इंडिया ही है, ठीक है। एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन जस्ट 10 to 11 ईयर्स, ठीक है। सो अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोग कम मर रहे थे एकदम से। जब हेल्दी लोग जीने लगे, उनको अपनी समझ में आने लगा कि हमें हाइजीनिक और हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, तो उसकी वजह से डेथ रेट बहुत ज्यादा रैपिडली डिक्लाइन हो गया, कम हुआ, ठीक है, डेथ कम हो रही थी। नाउ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर जिसे कहते हैं, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसको हम आईएमआर कहते हैं, ये दोनों ही डिक्रीज होने लगे, एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, विच मीन्स मदर और बेबी दोनों का ही मोर्टेलिटी रेट कम होने लगा। और इंक्रीज क्या होने लगा, वो बच्चे जिनकी रिप्रोडक्शन की एज है, और यही इसका मेन रीजन था पॉपुलेशन बढ़ने का। Through our reproductive child health care program RCH, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर सकते हैं लेकिन बहुत मिनिमल अमाउंट में। अकॉर्डिंग टू 2011 रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, ठीक है। यानी कि 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो 2% ही ग्रोथ के अंदर आया है, मतलब रेट जो है पॉपुलेशन की वो बड़ी है, दैट इज 20 डिवाइड बाय 1000 पर ईयर, ठीक है। 1000 में से 20 आप यहाँ मान लो, इतने आपके पर ईयर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एज सच इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, अब ये सारा थियोरिटिकल है तो इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं, इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, वो स्टेप ये लिया गया कि छोटी फैमिलीज को ये बताया जाए कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का भी यूज कर सकते हो टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। यू माइट हैव सीन एडवर्टीजमेंट, आपने एड्स देखे होंगे, मीडिया में भी देखा होगा, पोस्टर्स और बिल्स भी देखे होंगे, जिसमें एक हैप्पी फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ 2 बच्चे होते हैं, और ये एक स्लोगन के साथ आ रहा था, दैट हम दो हमारे दो, कि अगर घर में एक वाइफ एक हस्बैंड है तो उनके 2 ही बच्चे होने चाहिए, V2R2। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, मोस्टली यंग कपल्स, जो शहरों में रहते थे, जो काम करते थे, उन्होंने 1 चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट कर लिया, विच मीन सिर्फ एक ही बच्चा वो रख रहे थे, जिसकी वजह से स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल टू 21 ईयर्स, यानी कि उसकी वजह से उन्होंने, गवर्नमेंट ने एज बढ़ा दी और एज फीमेल की लीगल एज कर दी 18 ईयर्स मैरिज की, और मेल की 21 ईयर्स।
एंड इंसेंटिव गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज, यानी कि थोड़े थोड़े जब हमें किसी चीज में डिस्काउंट मिलता है तो हम उस चीज को सोचते हैं इसको हम ले ही लेते हैं, जब हमें किसी चीज में रिवॉर्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और जिनकी स्मॉल फैमिलीज थी उन्हें इंसेंटिव देना शुरू किया, रिवॉर्ड्स देने शुरू किए। ठीक है, आर टू ऑफ द अदर मेजर टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। क्लियर है ये चीज? नाउ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, लोगों को इजीली यूज करना आना चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए कि आप बाहर निकलो तो आप उसको इजीली एक्सेसिबल है, आप ले सकते हो आराम से। इफेक्टिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नाम से तो उसे बेच दिया फिर वो काम किसी नहीं आया। ठीक है, इफेक्टिव भी होना चाहिए एंड रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, यानी कि उसका कोई या तो बहुत कम साइड इफेक्ट होना चाहिए या तो बिल्कुल ही साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करने का। इट शुड ऑल्सो be in no way interfere with the sexual drive, desire or the sexual act of the user, यानी कि इंटरकोर्स के बीच में भी वो डिस्कम्फर्ट नहीं करना चाहिए, प्लस उस वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। मिनिमम साइड इफेक्ट हो सकते हैं लेकिन पूरे साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज किया जाता है आज के टाइम में। ठीक है, इसको हम कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। First is natural या traditional contraceptive method. Second is barrier. Third is intrauterine devices. Fourth is oral contraceptive. Fifth is injectable. Sixth is implant and seventh is surgical method. अब इनको एक एक करके हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले natural method. What is natural method? It work on the principle of avoiding chances of ovum and sperm meeting. इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो मेल है वो फीमेल वजाइना से अपने पेनिस को उस वक्त बाहर निकाल लेगा जब जब वो इजैक्यूलेट करने वाला होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ओवम और स्पर्म मीट ही नहीं करेंगे, उसके चांसेस को हमने अवॉइड कर दिया और उसकी वजह से क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और ये मेथड उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है बट स्टिल इट इज इफेक्टिव बट नॉट 100% इफेक्टिव। ठीक है, इसमें चांसेस हायर रहते हैं कि प्रेगनेंसी कैन अकर। सेकेंड मेथड है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। इन दिस मेथड आप क्या करोगे, द कपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस इंटरकोर्स से फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 to 29 डेज की। अब उसमें से 10 से लेके 10th से 17th डे तक जो है इंटरकोर्स नहीं किया जाएगा, अवॉइड करते हैं कपल। क्यों? क्योंकि इस टाइम में ओवरी में ओवम रिलीज होता है, एग रिलीज होता है और अगर इस टाइम पे सेक्स करते हैं तो हो सकता है स्पर्म जो है वो ओवम के साथ जाकर के आपके एम्पुलर रीजन, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइज कर जाए और प्रेगनेंसी हो जाए, इसलिए इस टाइम पे अवॉइड किया जाता है, ओव्यूलेशन पीरियड में अवॉइड किया जाता है इंटरकोर्स को। as chances of fertilization are very high during this period। क्यों? क्योंकि उसी वक्त ओवम रिलीज हुआ है। इट इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। तो वो कपल जो इनफर्टाइल होते हैं, डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करता है कि आप ओव्यूलेशन वाला जो टाइम पीरियड है आप उस टाइम पर क्या करिए, इंटरकोर्स करिए, ट्राई करिए, जिसकी वजह से हो सकता है इस फर्टाइल पीरियड में चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग यानी कि रोकना कोइटस को ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। उसके बाद विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट इज अनदर मेथड इन विच मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना। ठीक है, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। वही सेम नेचुरल मेथड के अंदर आ जाएगा ताकि इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन ना हो सके। लैक्टेशनल एमनोरिया, इसका मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इट मींस आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, डिलीवरी के जस्ट बाद जो लैक्टेशनल पीरियड यानी कि 6 मंथ्स का पीरियड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition। पार्चुरेशन के बाद जो लैक्टेशन का पीरियड होता है, ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे ओव्यूलेशन इतना इफेक्टिवली नहीं होता है और उस टाइम पे अगर सेक्स किया जाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज होगा। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड कंप्लीटली, जब मदर ब्रेस्ट फीड करती है तो वहां पे चांसेस
ऑलमोस्ट निल होते हैं किसके, फर्टिलाइजेशन के। However, this method has been reported to be effective only up to maximum period of 6 months। ठीक है, पार्चुरेशन डिलीवरी के बाद 6 महीने तक ही इस मेथड को क्या किया गया है, इफेक्टिव माना गया है। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दीज मेथड्स, इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं बिल्कुल ही निल होते हैं, लेकिन चांसेस जो होते हैं फेलियर के वो बहुत ज्यादा हाई है। साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये सभी नेचुरल मेथड्स हैं और इन मेथड्स के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। आप यहाँ देख रहे हो, दिस इज द कॉन्डम फॉर द मेल एंड दिस इज द कॉन्डम फॉर द फीमेल। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम आगे बैरियर मेथड में बात करेंगे, कॉन्डम के बारे में। ठीक है, नाउ इन बैरियर मेथड्स ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barrier। बैरियर का मतलब होता है, समझ लो आपको अपने घर जाना है, आपके घर के बीच में ये रोड है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप यहां से इस रोड को क्रॉस करना चाहते हो, लेकिन आपको क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा, बिकॉज यहाँ पर हमने लगा ये बना दिया हमने यहाँ पर एक बोर्ड, जो कि अब आपको यहाँ पर नहीं जाने देगा, क्रॉस नहीं करने देगा। यहाँ पर आपका घर है, तो हम आप क्या करोगे, इस बैरियर के पार तो नहीं जा पाओगे, तो हमने क्या किया, बीच में एक रुकावट ला दी। वैसे ही यहाँ पर होता है कि सच मेथड्स जिसके अंदर हम बैरियर का यूज करते हैं, these are available for both male and female। जिसकी कॉन्डम आप देख सकते हो, मैंने पिछली वाली इमेज में आपको दिखाया, ये फीमेल के लिए और ये मेल के लिए कॉन्डम है। these are the barriers made of thin rubber या लेटेक्स शीट के, that are used to cover the penis in the male and vagina and cervix in the female, ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो सके। ठीक है, जस्ट बिफोर कोइटस, ताकि जो इजैक्यूलेट, क्योंकि कॉन्डम के अंदर ही इजैक्यूलेट किया जाएगा सीमेन, ठीक है, एक बैरियर है, तो फिजिकली वो कॉन्डम एक तरह से इजैक्यूलेट, तो कॉन्डम के अंदर स्पर्म जो है इजैक्यूलेट तो हो गया, लेकिन उससे बाहर नहीं निकला, और जब बाहर नहीं निकला तो वेजाइना और सर्विक्स तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर वो एंटर नहीं कर पाएगा। दिस कैन प्रिवेंट द कंसेप्शन, इंसेमिनेशन को। निरोध एक जो है कॉन्डम का बहुत पॉपुलर ब्रांड है, जो कि मेल के लिए कॉन्डम बनाता है, एंड यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर ड्यू टू इट्स additional benefits of protecting the user from sexually transmitted disease। इसलिए कहते हैं without protection you should never indulge in these kind of activities, because आजकल sexually transmitted disease जैसे कि एड्स जैसी डिजीज हो गई, ये डिजीजेस इंसान के लिए बहुत ज्यादा, एक तो सोसाइटी में टैबू उसका बना दिया है, ठीक है, कि किसी को हो जाता है तो वो बता नहीं सकता है। दूसरा, इट इज वेरी हार्मफुल, लाइक आप समझ सकते हो। तो why to indulge in these kind of activities, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, that prevention is better than cure। और prevention क्या है, यहाँ पर कॉन्डम्स का यूज करना, प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करना, राइट। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, ठीक है, सेल्फ, आप अब यूजर फ्रेंडली, याद है हमने क्या कहा था, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, तो सेल्फ इंसर्टेड है, डिस्पोज भी कर सकते हो, और इसीलिए पर्सन को प्रिवेसी भी मिल जाती है। यू डू नॉट नीड अ मेडिकल असिस्टेंस फॉर डूइंग दिस। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स, दीज आर ऑल्सो बैरियर, जो कि रबर से बने हुए होते हैं, और इनको इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ताकि सर्विक्स को कवर कर लिया जाए कोइटस के दौरान, और इसकी वजह से इट प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की एंट्री को रोका जाता है थ्रू द सर्विक्स। एंड दे आर रीयूजेबल स्पर्मिसाइडल क्रीम। इसका मतलब क्या है, कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स भी ऐसी होती हैं जो स्पर्म को ही मार देती है। स्पर्मिसाइडल मतलब साइडल, साइडल मतलब उसको पूरी तरह से किल कर देना, सुसाइडल जैसे होता है। जेलीज हो गई, फोम हो गए, ठीक है, जिनको बैरियर्स के साथ हम यूज करेंगे टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी। समझ में आया इतना, है ना। अब आते हैं अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड, आईयूडी। हम एक एक करके सारे कवर कर रहे हैं, नेचुरल मेथड कवर कर लिए, बैरियर मेथड कवर कर लिए, अब हम बात करेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो होती हैं, इनको इंसर्ट किया जाता है, बट बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स इसको इंसर्ट करते हैं, एंड एक्सपर्ट नर्सेस भी इसको इंसर्ट कर सकती हैं इन द यूट्रस थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, और इंसर्ट करने के बाद यूट्रस तक पहुंचा जाता है। दीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जैसे कि लिपिज लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, सीयूटी, अब सीयू7, मल्टी लोड सी सेंट्री, ये सब नाम है,
कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का नाम बताओ, सीयूटी, सीयू7, मल्टीलोड 375, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इज लिपीज लूप। क्लियर? नाउ द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, अब तीन तरह के आपने पढ़ लिए, एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, एक आपका कॉपर रिलीजिंग वाला पढ़ा, एक अब आप पढ़ोगे जिसमें हार्मोन रिलीज होते हैं, वो है प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20। ये तीनों एग्जांपल्स अभी आप लिख लो, मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। जब स्पर्म यूट्रस में आएगा तो यूट्रस के अंदर ऑलरेडी क्या हो रहा है, आपकी इम्यूनोलॉजिकल इंट्रैक्शंस हो रही है, ठीक है, आपकी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही है, जिसमें जो स्पर्म सेल है उसको किल कर दिया जाएगा, फेगोसाइट कर दिया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस सेल, ठीक है। क्लियर है ये चीज? एंड द कॉपर आयंस रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो स्पर्म को मार दिया जाएगा, ठीक है, और अगर मारा नहीं जाता है तो जो कॉपर आयन, जैसे कॉपर टी में से, कॉपर 7 में से जो कॉपर रिलीज जो हो रहे हैं, कॉपर के आयन जो रिलीज हो रहे हैं, वो स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, स्पर्म जल्दी से मूव नहीं कर पाएगा, और जल्दी से मूव नहीं कर पाएगा तो उसका लाइफ स्पैन तो कम है, जिसकी वजह से वो मर जाएगा, है ना, जिसकी वजह से टाइम से नहीं पहुंचेगा और फिर वो मर जाएगा, राइट। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, ये क्वेश्चन आता है कि स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, है ना, और मोटिलिटी को सप्रेस कौन करता है, आंसर है कॉपर आयंस, ठीक है। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, कि अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अगर आपको याद होगा, तो वो एंडोमेट्रियम, जो हमारा यूट्रस होता है, उसकी एंड्रोमेट्रियम लेयर को थिक करना स्टार्ट करता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन थिक करना स्टार्ट करता है, और इसकी वजह से इम्प्लांटेशन हो जाता है, एम्ब्रियो आकर के यहाँ पर अटैच हो जाता है। लेकिन जो आपके हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, उसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसुटेबल बना दिया जाता है, हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, राइट। IUDs are ideal contraceptive for the female who want to delay the pregnancy or space children, ठीक है। It is one of the most widely accepted methods of contraception in India। अब एक और है जिसे हम कहते हैं पिल्स, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये आ जाते हैं, जिसमें हम प्रोजेस्टेरॉन्स की या प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के कंबाइन कॉम्बिनेशन की हम क्या लेते हैं, पिल्स लेते हैं। इस मेथड को फीमेल्स यूज करती हैं, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, या तो प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट खा सकते हो या प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की टैबलेट खाई जा सकती है, और हेंस इसको पॉपुलरली कहा जाता था पिल्स। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन ले ली, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन भूल गए और छठे दिन फिर शुरू कर दी, आपको ये 6th डे काउंट नहीं होगा, ये आपका फर्स्ट डे ही काउंट होगा। आपको 21 डेज रेगुलरली लेनी है विदाउट एनी ब्रेक, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days जिसमें मेंस्ट्रुएशन होगा, इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट द कंसेप्शन। यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन होती है तब आप पिल्स नहीं ले सकते हो, लेकिन उससे प्रायर में आप ले सकते हो, राइट। दे इनिबिट द, अब क्या काम है इसका, इसका काम है ये ओव्यूलेशन को नहीं होने देता, ओव्यूलेशन यानी कि एग को रिलीज नहीं होने देता, और अगर एग रिलीज हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या करेगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो है इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ द स्पर्म, जो म्यूकस रिलीज होता है जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ जाती है यूट्रस में, है ना, सर्वाइकल एरिया में, तो उसकी जो म्यूकस है उसकी क्वालिटी को कम कर दिया जाता है, ऑल्टर चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एंट्री हो ही नहीं पाएगी स्पर्म की। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। सहेली आपने नाम सुना होगा, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फीमेल्स के लिए, जिसके अंदर नॉन स्टेरॉइड वाली जो पिल्स हैं वो यूज की जाती हैं। इट इज अ वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, यानी कि इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि भाई आपको
प्रिवेंट करके रखेगी, ये एफिकेसी बहुत अच्छी है, और इसको पिल को वंस अ वीक लिया जाता है। क्लियर है ये चीज, है ना? क्लियर हो गई। अब हम आते हैं मेथड्स पे। ठीक है, अब तक हमने जो मेथड्स पढ़े, नेचुरल पढ़ लिया, आईयूडी पढ़ लिया हमने, ठीक है, बैरियर मेथड पढ़ लिए, पिल्स हमने पढ़ ली। अब बात करेंगे प्रोजेस्टेरॉन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। ठीक है, इस तरह से ये आप देख रहे हो, ये क्या है, पिल्स की जगह इम्प्लांट्स हैं। ये स्किन के अंदर अगर ले लिया जाए तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। सेम कॉम्पोजिशन है, सेम हार्मोन है, बस एज अ इम्प्लांट। आप दवाई नहीं खा रहे हो, जैसे इंजेक्शंस लेते हैं ना, उस तरह से ले रहे हो। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। पिल खाओगे तो उसका असर बहुत देर तक नहीं रहेगा शायद, लेकिन इम्प्लांट्स का असर पिल के कंपैरिजन में ज्यादा देर रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। यानी कि जो इंटरकोर्स है उसके बाद 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप ये चीजें ले लेते हो तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, as they could be used to avoid the possible pregnancy due to the rape or casual unprotected intercourse। ऐसी कंडीशंस में अगर प्रेगनेंसी से बचना है और प्रेगनेंसी ना हो, इसलिए ऐसे मेथड्स को यूज किया जाता है। अब हम आ जाएंगे सर्जिकल मेथड पे। घर पर नहीं हो सकती, बिल्कुल क्लियर है। सर्जिकल मेथड्स जिसको हम स्टेरलाइजेशन भी कहते हैं, जनरली ये एडवाइस किया जाता है उन मेल और फीमेल पार्टनर को एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। यानी कि अगर किसी के घर में दो चाइल्ड ऑलरेडी हैं, दो बच्चे ऑलरेडी हैं और उन्हें और आगे नहीं चाहिए, तो क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी में इसे अवॉइड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर सर्जिकल मेथड के थ्रू कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं मेल और फीमेल, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी नाम क्यों है, वैसेक्टोमी नाम इसलिए है क्योंकि जो वास्ट डिफरेंस है मेल्स के अंदर, जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट करके टाई कर देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से जब सेमिनिफेरस टिब्यूल से आपका जो स्पर्म आएगा और वो एपिडाइडिमिस से होता है, वो वास्ट डिफरेंस तक जब पहुंचेगा तो आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि बीच में कट है। ठीक है, आगे ट्रांसफर नहीं करेगा और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर नहीं आएगा। क्लियर है? सेम फीमेल्स में करते हैं, लेकिन उसमें दूसरे डक्ट को काटा जाता है, वो है फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पे काट दिया जाता है और जैसे ही इसको काट दिया जाएगा तो यहाँ से ओवम तो रिलीज होगा और ओवम रिलीज होने के बाद वो इस्थमस में पहुंचेगा, लेकिन यहाँ से यूट्रस में नहीं जा पाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाती है तो यूट्रस में नहीं जा पाएगा। ऐसे करके ये दोनों मेथड्स किए जाते हैं जो कि सर्जिकल मेथड है। आपको यहाँ यही सेम चीज लिखी हुई है कि फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है, मेल्स में वेसेक्टोमी होती है, जिसमें गैमीट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाता है कि गैमीट पहुंचे ही नहीं उस जगह पे। वेसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस का जो छोटा सा पार्ट होता है उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है और वापस से उसे बांध दिया जाता है, यानी कि टाई अप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद वेयरस ट्यूबेक्टोमी में एक स्मॉल पार्ट फेलोपियन ट्यूब का रिमूव किया जाता है और उसे या फिर टाई कर देते हैं स्मॉल इंसिजन के थ्रू इन द एब्डोमेन थ्रू द वजाइना। Now these techniques are highly effective but their reversibility is very poor, which means आप एक बार इसे करा लोगे तो वापस से सही नहीं होंगे, उसी कंडीशन में लाइफ टाइम रहोगे। कोई डराने वाली बात नहीं है, बट इसके बाद अगर ये करा लेते हो तो प्रेगनेंसी किसी भी हाल में वापस नहीं होगी, रिवर्सिबल नहीं है। एक बार हो गया तो हो गया। इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड। ठीक है, ये हमें देखना चाहिए दैट सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट यूज should always be undertaken in consultation with qualified medical professional। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप किस तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करो फॉर बर्थ कंट्रोल, तो आपको मेडिकल प्रोफेशनल से जरूर इसके बारे में सजेशन लेना चाहिए। वो आपके हिसाब से, आपके यूज के हिसाब से बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको सजेस्ट करेंगे। One must also remember that contraceptive are not regular requirements for the maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event, that is conception और pregnancy। क्योंकि ह्यूमंस या कोई भी मैमल या किसी में भी आप देखो लिविंग बीइंग में
रिप्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है और उस नेचुरल प्रोसेस को रोकने के लिए आप कुछ कर रहे हो तो वो अगेंस्ट जाकर कर रहे हो, तो इट इज नॉट ऑलवेज एक तरीके से एडवाइज्ड नहीं होता है, ठीक है। वन इज फोर्स टू यूज दिस मेथड आइदर टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी or to delay or space pregnancy due to personal reason. No doubt, the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrollable growth of the population. However, their possible ill effect जैसे कि nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding और even breast cancer ऐसी चीजें भी चांसेस हो सकते हैं बट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। चांसेस हैं, ये नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन चांसेस हैं इन प्रॉब्लम्स के। क्लियर? समझ में आया? अब तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मिनिमम से मिनिमम भी अगर आपको कोई डाउट है। नहीं है कोई डाउट? आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे एमटीपी की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन यानी कि आप खुद करवा रहे हो, इंटेंशन आपकी है कि आपको कराना है प्रेगनेंसी को बिफोर फुल टर्म, उसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, या फिर इसको आप कहते हो अबॉर्शन। सिंपल शब्दों में अबॉर्शन, एमटीपी इज अबॉर्शन, कि आप खुद अबॉर्शन करा रहे हो, ठीक है। किसी, हो सकता है किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से कराना पड़ रहा हो, इंटेंशनली या वॉलंटियरली। नियरली 45 से 50 मिलियन एमटीपीज एक साल में होते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जिनमें से 1/5 द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसीज इन अ ईयर, ठीक है। यानी कि पूरे ईयर में, पूरे साल में जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें से 1/5 तो अबॉर्ट ही करा दी जाती है। वेदर टू एक्सेप्ट या लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड, यानी कि अबॉर्शन को लीगलाइज किया जाए या ना किया जाए वो अब तक भी डिबेटेबल है, क्योंकि इमोशनली भाई देखो, हम किसी लाइफ को आने से रोक रहे हैं तो ऑब्वियसली एथिकल इश्यूज होंगे, इमोशनल भी चीजें कहीं ना कहीं बीच में आएंगी। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, ताकि उसका मिसयूज ना हो। अबॉर्शन का मिसयूज रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में अबॉर्शन को क्या किया, लीगलाइज किया, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ। ये रेस्ट्रिक्शंस क्या थी? दीज आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट to check indiscriminate and illegal female fetocides which are reported to be high in India, which means इंडिया के अंदर भ्रूण हत्या, जो गर्ल चाइल्ड है उसको बहुत ज्यादा थ्रेट था। लोग क्या करते थे, सेक्स डिटरमाइन करवाने के बाद उसको मार देते थे, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को रोकने के लिए क्या किया गया, इन चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया। वाई एमटीपी? अबॉर्शन क्यों कराना पड़ता है? कराना है, लीगलाइज है या नहीं वो एक अलग बात है, बट कराना क्यों पड़ता है? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी, कि भाई ना चाहते हुए भी अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उसको हटाने के लिए अबॉर्शन कराया जाता है। आइदर ड्यू टू, रीजन क्या हो सकते हैं ना चाहती हुई प्रेगनेंसी होने के, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या फिर आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कि मैंने बताया कि पीछे जो हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़े हैं उनमें चांसेस 100%, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी के अलावा 100% चांसेस उसके रिवर्स होने के कोई नहीं दे रहा, ठीक है। वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी में भी रिवर्स नहीं हो सकता, एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है। MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful, even fatal, either to the mother or to the fetus or both. ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एमटीपी यानी कि अबॉर्शन, मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकली टर्मिनेट करना प्रेगनेंसी को, वो हार्मफुल भी हो सकता है। वो तब कराया जा सकता है, मतलब तब उसकी जरूरत पड़ती है जब या तो फीटल यानी कि बेबी या तो मदर, इन दोनों की हेल्थ पे कोई इशू आ रहा है, ठीक है। हो सकता है फीटस की वजह से मदर ना सर्वाइव कर सके, ठीक है, या फिर फीटस ही हेल्दी नहीं है, तो एमटीपी का साथ लेकर उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। एंड एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन कराया जाए तो उसे सेफ कहा जाता है अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा ज्यादा रिस्क उसका बढ़ जाता है। One disturbing trend observed in that majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. यानी कि जान तक जा सकती है अगर थर्ड सेमेस्टर के बाद अबॉर्शन कराया जा सके, ठीक है। अगर अबॉर्शन थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद अगर कराया जाता है तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि मदर और बेबी दोनों की ही जो हेल्थ है उस पर इशू आएगा। बेबी
नहीं कुछ कह सकते कि भाई बेबी अबॉर्ट होगा नहीं होगा, बट मदर के लिए इट इज वेरी हार्मफुल। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज टू मिसयूज द एमनियोसेंटेसिस, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन को गलत तरह से यूज करना। फ्रीक्वेंटली अगर फीटस फीमेल निकलती है, ठीक है, तो उसे क्या कर दिया जाता था, अबॉर्ट कर दिया जाता था। और लेकिन अब इसको इलीगल बता दिया गया है, ठीक है, इलीगल बता दिया गया है। सच प्रैक्टिसेस should be avoided because these are dangerous both for the mother as well as fetus के लिए। Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and risk factor involved illegal abortion as well as providing more health care facilities could reverse the mentioned unhealthy trend। यानी कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा जो भी आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज पीछे बताई गई, अगर आप उनको अपना लेते हो ना, तो ये जो इलीगल अबॉर्शन है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं, इन सब के होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई, ठीक है, जो डिजीजेस थ्रू सेक्स ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस और डिजीजेस व्हिच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है, या फिर वेनरल डिजीज यानी कि वीडी डिजीज, और इसे हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, आरटीआई। जैसे कि गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनाइटल हर्पीज हो गया, क्लेमाइडियासिस हो गया, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर एचआईवी, व्हिच मींस एड्स। एचआईवी आपका वायरस है जिससे एड्स होता है, तो एचआईवी कोई डिजीज नहीं है, एचआईवी इज द वायरस, और एड्स से, एड्स जो है वो डिजीज है, ठीक है। ये कॉमन आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। अमंग दीज एचआईवी इन्फेक्शन सबसे ज्यादा डेंजरस है, और इसको हम आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर 8 में कवर करेंगे, लेकिन आपको इनके नाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से ही पता होने चाहिए। नाउ some of these infections जैसे hepatitis B हो गया, HIV हो गया, they can also be transmitted by sharing injection needle, यानी कि हो सकता है कोई infected person है जिसकी सर्जरी हुई है, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं, या फिर उसका ब्लड लिया गया है, और उसी सेम निडल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया गया किसी और हेल्दी पर्सन पे, तो ये वायरस बहुत इजीली स्प्रेड हो सकता है, उस दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है या एचआईवी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फीटस को भी हो सकता है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड एचआईवी इन्फेक्शन, अदर डिजीजेस आर कंप्लीटली क्यूरेबल, यानी कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है, जेनाइटल हर्पीस है और एचआईवी इन्फेक्शन, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी डिजीज है जो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। तो अगर आपको हेपेटाइटिस बी ऑप्शन में दिखता है तो आप उस पर टिक लगाएंगे, जेनाइटल हर्पीस दिखता है तो उस पर टिक लगाएंगे, और एचआईवी दिखता है तो एचआईवी इन्फेक्शन पे लगाएंगे, ठीक है। नाउ अर्ली सिम्टम ऑफ द मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग हो जाती है जेनाइटल रीजन में, ठीक है। लोग क्या करते हैं, टैबू है आजकल, तो लोग मतलब ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ना ही अर्ली ट्रीटमेंट उस चीज का कराते हैं, और उनकी कंडीशन इतनी वर्स हो जाती है कि उनको जेनाइटल रीजन में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, पेन होना, फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, ये सारी चीजें, सारे जो सिम्टम्स हैं ये इन्हीं डिजीजेस के होते हैं, नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन भी एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, इन्फेक्टेड फीमेल में कोई सिम्टम ही ना हो, और बहुत लंबे टाइम के लिए सिम्टम ना होने की वजह से ये अनडिटेक्टेड रह जाता है, और इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से जो सोशल स्टिग्मा अटैच है, यानी कि लोगों में टैबू होना, ना बताना, ठीक है, कि लोग किस तरह से ट्रीट करेंगे, इसकी वजह से लोग घुटते रहते हैं और इस चीज को बढ़ाते रहते हैं, और इसकी वजह से बढ़ते बढ़ते इट कैन इवन लीड टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, और इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है हेल्दी सोसाइटी के लिए मेजर थ्रेट है, और इनको प्रिवेंट करना या इनको अर्ली स्टेज में ही पता लगा लेना और उनका क्योर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी लोग हैं, ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शंस, और इनके लिए बहुत ज्यादा
तरीके से लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, गवर्नमेंट अवेयरनेस फैला रही है, और 3 तरीके यहाँ पर भी आपको बताए गए हैं, व्हिच मीन्स फर्स्ट, अवॉइड सेक्स विद अनवांटेड या अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर। कोई जिसको आप नहीं जानते हो या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ आप सेक्सुअली एक्टिव हो, तो उसके साथ नहीं आपको इन्वॉल्व होना है। नेक्स्ट, ऑलवेज ट्राई टू यूज बैरियर मेथड, यानी कि जब आप इंटरकोर्स कर रहे हो तो कॉन्डम्स यानी कि प्रोटेक्टेड सेक्स होना ज़रूरी है। इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप किसी डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाओ, ताकि आपको उस चीज़ का, वो जो आपको डिज़ीज़ हुई है, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली मिल सके। ठीक है? क्लियर है ये चीज़? अब लास्ट, बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, इनफर्टिलिटी। ये चैप्टर कवर होने वाला है, जल्दी-जल्दी इसको कवर कर लेंगे। इनफर्टिलिटी, अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हो, तो अगर आप इनफर्टिलिटी की बात नहीं करोगे, तो ये बिल्कुल ही अधूरा होगा। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ ज़रूरी नहीं है ना, हर कोई रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। हो सकता है कोई रिप्रोडक्टिवली हेल्दी ना हो, और जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं होते हैं, उनके अंदर इनफर्टिलिटी होती है। A large number of couples all over the world, including India, are infertile. इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में ऐसे कई कपल्स हैं जो इनफर्टाइल हैं, दे कांट हैव बेबी एंड दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। यानी कि वो किसी बैरियर मेथड का यूज नहीं कर रहे, वो किसी नेचुरल मेथड का यूज नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो फिर भी नहीं हो रही है, तो ऐसे कपल्स को हम बोलेंगे इनफर्टाइल कपल। इनका रीजन बहुत, मतलब कई सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक फिजिकल, और कोई डिजीज हो सकती है, कोई ड्रग की वजह से ऐसा हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो सकता है। इंडिया में फीमेल को ब्लेम किया जाता है, अगर कोई कपल है उसका बेबी नहीं है, तो फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, बट मोर ऑफन देन दैट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। ज्यादातर, अगर 100 टाइम्स में देखो, तो 100 में से 70 to 80 टाइम्स मेल्स के अंदर प्रॉब्लम पाई गई है इन रिगार्डिंग टू द इनफर्टिलिटी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, जो इनफर्टिलिटी के क्लिनिक हैं, वो डायग्नोसिस में और सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में, जो भी डिसऑर्डर है, जो भी रीजन है, आपको सबसे बेटर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है? हाउएवर, वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, जहां पर अगर आपके थ्रू चीजें नहीं सॉल्व हो पाएंगी, तो कपल्स को समझाया जाता है कि आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसे हम कहते हैं आर्ट, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम कहते हैं, उसके लिए सजेस्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में आप ये देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है और इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने से बेटर मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। ये समझ लो, मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है, ठीक है। ये, अब मैं इसको ना ऐसे बना देती हूँ, इस तरह से, ये फीमेल है और ये मेल है। अब क्या होगा, जब ये दोनों ही, एक तरह से ये स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है और ये एग प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, ज़ाइगोट नहीं बन रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तो इन दोनों से ही इनके मेल और फीमेल गैमेट लिए जाएंगे। यानी कि यहाँ से तो मेल गैमेट लिया गया, यहाँ से फीमेल गैमेट, इन दोनों को ही फ्यूज करा के ज़ाइगोट बनवा लिया गया। तो इस ज़ाइगोट, जब ये ज़ाइगोट बन जाएगा ना, ज़ाइगोट बन जाएगा, या फिर ब्लास्टोमियर की स्टेज, 8 ब्लास्टोमियर, याद है 8 से फिर 16 बनते थे, तो 8 ब्लास्टोमियर की सेल वाला जो एम्ब्रियो होता है, तो ज़ाइगोट, या तो 8 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो, इन दोनों को ही क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहाँ? फेलोपियन ट्यूब में, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में पहले फ्यूजन कराया, जाइगोट बनाया, या तो जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दो, या फिर 8 ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो को कर दिया। जब ये करते हैं उसे कहते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। खत्म, इतना ही था यहाँ पर। उसके बाद एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस, अगर हम यूट्रस के अंदर इसको इम्प्लांट करते हैं और 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा वाला होता है, यानी कि 16, तो तब उसे कह देते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। सिंपल है ना, ताकि उसकी आगे फर्दर डेवलपमेंट कंप्लीट हो। एम्ब्रियो, अब इन वीवो का मतलब क्या होता है कि फ्यूजन कराना गैमीट्स का फीमेल के अंदर ही, ठीक है। ऑल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, विच मीन्स यहाँ पर डोनर फीमेल का हम यूज करते हैं, राइट। ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, डोनर से हमने एक तरह से क्या लिया, ओवम ले लिया, उसको ट्रांसफर किया इनटू द फेलोपियन ट्यूब, इसको कहेंगे गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या किया हमने, एक फीमेल है,
सैड बना देते हैं। ये फीमेल है, ठीक है, ये हो गई डोनर, ये डोनर फीमेल है, और ये वो है जो ओवम को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही, ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। तो क्या होगा कि इससे हम ओवम ले लेंगे, ओवम इससे ले लेंगे, ठीक है, ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। इससे ओवम लेके इसी के अंदर क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इसे कहते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि गैमीट का ट्रांसफर करा। क्लियर। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब क्या है? इट इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर जिसमें हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में ही, ठीक है, इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। ओवम है, ओवम के अंदर आप वेट नहीं करोगे कि स्पर्म आके फर्टिलाइज हो, आप खुद स्पर्म को फर्टिलाइज करवा देते हो, ठीक है। ओवम के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, क्योंकि इनफर्टिलिटी या तो इस वजह से हो सकती है कि मेल पार्टनर इजीली इजैकुलेट नहीं कर पा रहा है इन द फीमेल, राइट, ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इजैकुलेशन के दौरान, कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर अगर ऐसा हो रहा है कि मेल पार्टनर इजैकुलेट नहीं कर पा रहा है हायर स्पर्म काउंट को, तो उसको ओवरकम किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। कैसे? इस टेक्निक में सीमन कलेक्ट करते हैं आइदर फ्रॉम द हस्बैंड या फिर डोनर से, और फिर उसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइना में और यूट्रस में फीमेल के। समझ लो ये हस्बैंड है, इधर मान लेते हैं ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। हस्बैंड जो है वो स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है इतने हायर नंबर में, तो जब तक वो फीमेल के अंदर जाते हैं तो वो सर्विक्स के थ्रू यूट्रस तक पहुंचते हैं या फिर फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, तब तक वो मर जाते हैं, है ना, इतने ज्यादा नंबर में है ही नहीं। तो क्या किया जा रहा है कि या तो हस्बैंड से या फिर डोनर से स्पर्म लिया जा रहा है और बिल्कुल नॉर्मली फीमेल के अंदर उसे ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। दो ऑप्शंस आर मेनी, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। ऑल दिस टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसाइजन, बहुत कम चांसेस होते हैं इसके सक्सेसफुल होने के, अब तो बहुत ज्यादा चांसेस होने लगे हैं, ठीक है, बट प्रिसाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत खर्चे वाली चीज भी है, ठीक है। Therefore these facilities are presently available only in few countries. Obviously their benefit is affordable only a limited number of people. Emotional, religious and social factors are also deterrents in the adoption of these methods, ठीक है। अब ऐसे मेथड्स को जल्दी से लोग एक्सेप्ट करने भी लगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा भी है कि लीगली अडॉप्शन का भी जो फैसिलिटी है वो लोगों को प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंट, जो पेरेंट बनना चाहते हैं। और ऐसे कई बच्चे हैं इस पूरी दुनिया में जिनके पास उनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो अडॉप्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें जो इनफर्टाइल कपल होते हैं दे कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड इफ दे वांट टू बी अ पेरेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आपको इस पूरे चैप्टर में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स का चैप्टर, उसे हम कवर करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।